नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष और आज हम बातचीत करेंगे उत्तराखंड की चार धाम यात्रा की और सरकार की तैयारी की। 30 अप्रैल से उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। यदि पिछले सीजन की बात करें तो रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने चार धाम यात्रा पर अपनी रवानगी की थी और ऐसे में इस बार पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। इस साल चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड सरकार ने व्यापक तैयारी की है। यात्रा मार्ग पर 20 मेडिकल रिलीफ पोस्ट और 31 स्वास्थ्य जांच केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जो ऊंचाई पर होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं की निगरानी करेंगे। इसके अलावा सरकार ने आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने के लिए 154 एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर और टिहरी झील में बोट एम्बुलेंस की तैनाती का निर्णय लिया है। श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य निगरानी के लिए इस बार ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल को लॉन्च किया जा रहा है, जिससे यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य स्थिति पर नजर रखी जाएगी। यात्रा मार्ग पर अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को भी सुदृढ़ किया जा रहा है, जिससे तीर्थ यात्रियों को आपातकालीन स्थिति में त्वरित उपचार मिल सके। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि इस साल केदारनाथ में 17 बेड और बद्रीनाथ में 45 बेड का अस्पताल संचालित किया जाएगा। यह अस्पताल यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतरीन चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं को अनावश्यक रूप से रुकना न पड़े, यह सुनिश्चित होना चाहिए। यातायात प्रबंधन की दृष्टि से यदि कहीं यात्रियों को रोकना भी पड़े तो वहां उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। यात्रा के दौरान हेली टिकटों की कालाबाजारी की शिकायतों पर भी मुख्यमंत्री ने गंभीर रुख अपनाया और निर्देश दिए कि विजिलेंस इसकी निगरानी कर संबंधित व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई करे। वहीं ग्रीन गेम्स की थीम पर राष्ट्रीय खेलों का सफल आयोजन करने के बाद सरकार अब 30 अप्रैल से प्रारंभ होने जा रही चार धाम यात्रा के लिए भी इसी तरह के कदम उठाने जा रही है। हरित चार धाम यात्रा के दृष्टिगत सिंगल यूज प्लास्टिक के निस्तारण को प्रभावित कदम इसके लिए उठाए जाएंगे। वहीं तो यात्रा मार्गों और पड़ावों पर स्वच्छता पर विशेष जोर देने के साथ ही शौचालयों की पुख्ता व्यवस्था की जाएगी। वहीं इसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी सरकारें तो ग्रीन यानी हरे रंग से परहेज करती है, लेकिन अगर चार धाम यात्रा में व्यवस्था सुचारू होती है तो अच्छी बात है। तो चार धाम यात्रा को लेकर आखिर उत्तराखंड की सरकार कितनी तैयार है, क्योंकि 30 अप्रैल से चार धाम यात्रा की शुरुआत होनी है, यही सबसे बड़ा सवाल भी है। और देवभूमि में इस बार हरित चारधाम यात्रा का थीम रखा गया है। ग्रीन चारधाम यात्रा को लेकर कांग्रेस को भी तंज कसने का मौका मिल गया है। सीएम धामी ने अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि यात्रा की तैयारियों के ऊपर अपना पूरा फोकस रखें और यह सुनिश्चित करें कि श्रद्धालुओं को पूरी यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। उसके साथ ही ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल से स्वास्थ्य सेवा की निगरानी की भी बात की जा रही है। इसके साथ ही जैसा हमने आपको बताया, यात्रा मार्ग पर मेडिकल रिलीफ पोस्ट की स्थापना की जाएगी। पिछले सीजन में रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने चार धाम यात्रा के दर्शन किए थे और इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। और इसी मुद्दे पर आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता डॉक्टर सुनीता विद्यार्थी जी जुड़ी हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत बिष्ट साहब आप ही से। देखिए, अब चार धाम यात्रा कोई नई बात तो है नहीं, सालों से यह यात्रा चली आ रही है और हर बार जो सरकार है वह यह दावे करती है कि भाई हम इस बार तैयारी को सुदृढ़ कर रहे हैं और सुदृढ़ कर रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ संख्या में श्रद्धालु आएंगे। यह सिलसिला साल दर साल चलते चला जाता है। अब आप चूंकि भारतीय जनता पार्टी के शासन को भी दूसरा टर्म है, 8 साल ऑलमोस्ट हो ही गए हैं,
ऐसे में आपको लगता है अभी तक तैयारियां तो हो जानी चाहिए थी, क्योंकि 8 साल वक्त काफी होता है, या फिर एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसे निरंतरता इसमें बरकरार रहनी चाहिए? आप इस पूरी तैयारियों के सिलसिले को कैसे देखते हैं बिष्ट साहब? देखिए, चारधाम यात्रा को लेकर के प्रदेश सरकार का जो होमवर्क है वो पूरा नहीं है, और हर साल चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद जिस तरीके से अव्यवस्थाएं हावी हो जाती हैं, श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। श्रद्धालु अपनी परेशानी की वीडियो बना बना करके सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं, उससे प्रदेश की किरकिरी होती है। और हमने सरकार को कई सुझाव दिए थे कि चारधाम यात्रा के दौरान जो है स्वास्थ्य सेवाओं का जो अभाव रहता है उसके लिए चाक-चौबंद व्यवस्थाएं होनी चाहिए। इस बार सरकार जो रजिस्ट्रेशन और डिक्लेरेशन पॉलिसी लेकर के आई है उसका आप देख लीजिए, चारधाम महापंचायत है, होटल ऑनर्स एसोसिएशन है, हमारे जो टैक्सी ऑनर्स एसोसिएशन है, सभी उसका विरोध कर रहे हैं और सरकार से बातचीत की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनको समय नहीं दे रही है। वो महापंचायत की बात कर चुके हैं, तो ये दिक्कतें न हो, क्योंकि प्रदेश हमारा भी है। सभी जो चारधाम यात्रा के स्टेक होल्डर हैं उनको अगर विश्वास में लेकर के व्यवस्थाएं सरकार बनाएगी तो निश्चित चारधाम यात्रा निर्बाध रूप से चलेगी। क्योंकि जिस तरीके से पिछले बार हमने देखा कि हजारों श्रद्धालु बिना दर्शनों के वापस लौटने के लिए मजबूर हुए, हरिद्वार और ऋषिकेश में जिस तरीके से श्रद्धालु 15 दिन तक जो है दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर रहे, वो स्थितियां इस बार ना देखने के लिए मिले। अब जैसे चारधाम यात्रा शुरू होगी उसके बाद पता लगेगा कि सरकार ने इन सभी चीजों पर क्या होमवर्क किया है, लेकिन धरातल पर अव्यवस्थाएं नजर आ रही हैं। क्योंकि जिस तरीके से मैंने कहा कि चारधाम यात्रा के स्टेक होल्डर महापंचायत की बात कर रहे हैं, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, तो उससे लग रहा है कि जो है उनको विश्वास में नहीं लिया जा रहा है। तो देखते हैं सरकार ने अपनी पिछली गलतियों से कोई सबक लिया है। बिष्ट साहब, आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं महापंचायतों के सुझाव के बारे में, आपको लगता है कि अब मौजूदा सरकार सुझाव लेने में यकीन नहीं करती, अपना फैसला एक तरफ सुनाती, क्योंकि सजेशंस लेना कोई गलत बात थोड़ी है और इससे तो सिस्टम में और बेहतरी ही होती है? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से सरकार अपनी चीजें थोपने का प्रयास करती है और जो चारधाम यात्रा के स्टेक होल्डर हैं, इससे हमारे तीर्थ पुरोहितों की महापंचायत है, हमारे टैक्सी ऑनर्स एसोसिएशन है, होटल ऑनर्स एसोसिएशन है और तमाम जो हमारी ट्रेड यूनियन है वहां पर है, अगर उनकी दिक्कतों को आप उनके सुझावों को अगर सम्मिलित कर लेंगे अपनी पॉलिसी में, तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। और जिस तरीके की हठ धर्मिता साफ है कि जो है इन सभी को अभी तक विश्वास में नहीं लिया गया। अगर विश्वास में लिया गया होता तो ये विरोध में क्यों उतरे होते, आप बताएंगे। ये सरकार को लगातार सुझाव दे रहे हैं, कई पत्र मेरे पास ही पड़े हैं जो वो हमें भी प्रतिलिपि के रूप में भेजते हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है मनमानी चल रही है ब्यूरोक्रेसी। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बिष्ट साहब आ रहा है, वो तो खैर अपनी जगह है कि भाई अब लगता है हरा रंग भी क्या पसंद आने लगा है भारतीय जनता पार्टी को। हरित चारधाम यात्रा की ओर इस बार लोग आगे बढ़ रहे हैं, इस पर आप क्या देखते हैं? आप इसे नहीं, देखिए, हरित चारधाम यात्रा होनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। सुझाव अच्छा है कि चारधाम यात्रा में आने वाले जो भी श्रद्धालुओं एक पौधा रोपेंगे, लेकिन पौधारोपण तो हो जाता है, सरकार हर साल पौधारोपण पर करोड़ों रुपए का बजट खपाती है, लेकिन धरातल पे वो वृक्ष बनते हुए नजर नहीं आते हैं। उन पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी भी सरकार और सिस्टम को लेनी होगी, तभी जाकर के जो है पर्यावरण का संरक्षण होगा। जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिस तरीके से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिस तरीके से भूस्खलन और हिमस्खलन हो रहा है, उससे दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, तो ये जो है बदलते हुए पर्यावरण का द्योतक है और निश्चित तौर पर उसके लिए बड़ी तैयारियों की आवश्यकता है। और निश्चित तौर पर जो पौधारोपण की बात की है श्रद्धालुओं के द्वारा, ये अच्छी बात है, लेकिन उसको एक जो है मिशन के तौर पर लेना होगा और वो जो पौधे रोपे जाए वो जो है बढ़ने भी चाहिए, वो लहराते वृक्षों में भी बदलने चाहिए। देखते हैं सरकार इसमें कितना कामयाब होती है। ठीक है, चलिए, डॉक्टर सुनीता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुनीता जी, अब देखिए, ऑन पेपर से यदि बात की जाए तो 20 मेडिकल रिलीफ पोस्ट, 31 स्वास्थ्य जांच केंद्र, 154 एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर, टिहरी झील में बोट एम्बुलेंस इत्यादि, बहुत अच्छा साउंड करता है। लेकिन लोगों में यह भावना हर बार होती है, भले ही उनकी संख्या कम हो। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि शायद यदि व्यवस्थाएं और बेहतर होती
उनके हित के बारे में और समझा जाता तो और अच्छा होता। आपको लगता है कि पेपर्स पर जितना अच्छा फुल प्रूफ प्लान बना है, क्या इम्प्लीमेंट भी हो पाएगा या इसमें कई सारी चुनौतियां भी हैं ऑल वेदर रोड की तरह? चलिए, लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। हम उनसे जुड़ने की एक बार फिर से कोशिश करेंगे। अब चूंकि हमने चर्चा छेड़ ही दी है तो बिष्ट साहब, ऑल वेदर रोड को लेकर के बहुत वहां पर बातें सुनी जाती है, कही जाती है तो खैर एक महत्वाकांक्षी योजना, लेकिन आपको लगता है कि सक्सेसफुली इसका क्रियान्वयन हो पा रहा है? देखिए कुणाल जी, ऑल वेदर रोड की जो डीपीआर बनी थी वो कांग्रेस की सरकार में बनी थी और चारधाम सुधार मार्ग के नाम से ये प्रोजेक्ट था और तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे हरीश राव जी, उनकी अध्यक्षता में जो है इसका शिलान्यास भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देहरादून के परेड ग्राउंड से किया था। लेकिन जो उसकी डीपीआर थी उसमें बहुत ज्यादा बदलाव कर दिया गया। उस डीपीआर के मुताबिक जो है मिनिमम कटिंग होनी थी, मैक्सिमम प्रोटेक्शन के काम होने थे, लेकिन ऑल वेदर रोड में जिस तरीके से हैवी जो है मशीनरी का उपयोग किया गया उससे जो है पहाड़ों का जो एक संवेदनशील ताना बाना है वो चरमरा गया और इसके कारण जो है जगह जगह लैंड स्लाइडिंग की घटनाएं हो रही हैं। प्रोटेक्शन के काम जिस तरीके से होने चाहिए थे वो हुए नहीं है और जो चारधाम यात्रा पे हमारे श्रद्धालु आते हैं उन्होंने देखा होगा कि जिस तरीके से पहाड़ों की अंधाधुंध कटिंग की गई है उससे उत्तराखंड का पर्यावरण भी जो है गड़बड़ाया है और जो हमारा भूगर्भीय ताना बाना है उसको भी दिक्कतें आई हैं। तो ऑल वेदर रोड का जो एक सपना इस प्रदेश के लिए देखा गया था उस तरीके से काम नहीं हुआ, क्योंकि बाहर की जो कंपनियां हैं गुजरात की और महाराष्ट्र की, उनको जो है पर्वतीय क्षेत्रों में काम करने का कितना अनुभव है कितना नहीं है तो वही जानती होंगी। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने मनमाने तरीके से काम किया है, मनमाने तरीके से जो है हैवी मशीनों से जो है पहाड़ों की कटिंग की है, उससे निश्चित तौर पर जो है वहां पर दिक्कतें और जगह जगह चारधाम यात्रा के दौरान मार्ग बाधित हो जाते हैं, जिससे जो है श्रद्धालुओं को भी परेशानी होती है और स्थानीय लोगों को परेशानी होती है। जो बीमार लोग होते हैं उनको समय से जो है चिकित्सा उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो जब तक उसमें चारधाम के ऑल वेदर रोड में प्रोटेक्शन के काम नहीं होंगे और वैज्ञानिक तरीके से प्रॉपर कटिंग नहीं होगी तब तक जो है उसके जो हमने निर्धारित लक्ष्य उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए डॉक्टर सुनीता जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुनीता जी देखिए, बात कर रहे थे पेपर्स पर बहुत अच्छा प्लान बनाया है आप लोगों ने। बात की जाए 20 मेडिकल रिलीफ पोस्ट की, 31 स्वास्थ्य जांच केंद्र की, 154 एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर, बोट एम्बुलेंस, उसके साथ ही स्वास्थ्य धाम पोर्टल, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन कुव्यवस्थाएं भी कभी कभी उजागर हो जाती हैं। भले ही उन श्रद्धालुओं की संख्या कम है, लेकिन वो कहते हैं कभी कभार कि भाई और कुछ अच्छे से इंप्लीमेंट हुआ होता तो बेहतर होता। आपको लगता है कि जो फुल प्रूफ प्लान ऑन पेपर्स है इसका इंप्लीमेंटेशन भी इतना सरल होगा, या फिर वहां की वादियां या वहां की जो वहां की टोपोग्राफी है उत्तराखंड की, उसके हिसाब से इसमें भी उतनी चुनौतियां हैं जितना उस राज्य के संचालन में? सुनीता जी सुन पा रही हैं आप हमें? जी 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 जी, क्या आपने सवाल सुना है या दोहरा दूं? देखिए आपका सवाल आ गया है जी। चार धाम को लेकर जितनी भी व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से हमने जो रोड मैप बनाया है इसमें हम शुरू से लेके देखिए आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जो है लगातार इसमें बीच बीच में मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं और जो प्रभारी मंत्री हैं उनका भी इसमें पूरा सहयोग हो रहा है। तो चार धाम की व्यवस्थाओं में या ऑल वेदर रोड की जो भी यहाँ पे अभी भाई साहब ने जो बातें रखी, देखिए सारी चीजें जो होती हैं वो उत्तराखंड चार धाम की अगर हम स्पेशली बात करें तो ये डिपेंड करता है यहाँ की फोरकास्टिंग पे और आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पर। ठीक है। तो आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या किस वेव में आती है और किस वॉल्यूम में हमारे पास पहुंचती है, वो मैनेजमेंट, क्राउड मैनेजमेंट जो है उसकी हम लोग किस तरीके से व्यवस्था करें, उसके लिए हमने तमाम अभी अधिकारियों को भी निर्देशित किया है। और लगातार हमारी जो क्योंकि पिछली बार भी हमें क्राउड मैनेजमेंट को लेके चुनौतियां आई थी, उन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार की तरफ से जो पूरा
तंत्र है वो कैसे काम करेगा, कैसे हम उसको मैनेज करेंगे, किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन होगा, और मौसम खराब होने के बाद में जो चीजें रहती हैं एज अ विकल्प हमारे पास क्या क्या सोर्सेज हैं, उनको हम लोगों ने इस बार जो है ध्यान में रखा है। और हर तरीके से जो बुजुर्ग वर्ग आ रहा है उनकी स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी सुविधाएं हैं, जगह जगह पे जो स्टॉपेज है या जीपीएस के माध्यम से जो हमारा एक पहले ही एक अलार्मिंग जो देना है कि आगे जो है रास्ता खराब है या इस टाइम के बाद वहाँ पे सफर नहीं कर सकते क्योंकि पहाड़ी एरिया रहता है, कई बार भारी वर्षा कहीं पे हो जाती है, नीचे प्लेन में इतना नहीं रहता है। तो ये सारी जितनी भी चुनौतियां हैं इनको हम बिंदुवार जो है सुलझाने का हमारा प्रयास है। और हर वर्ग को हम लोग हर प्रकार से वहाँ सुविधाएं दें, चाहे वो परिवहन से रिलेटेड है, चाहे स्वास्थ्य संबंधी है, और सभी श्रद्धालु जो है अपना समय से सभी दर्शन लाभ ले लें और हर जगह वो पहुंचे, ये हमारी कोशिश है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक धाम में गए, फिर अगले मौसम खराब हो गया, दूसरे धाम के लिए उनको जो है उस तरीके से व्यवस्था नहीं बन पाई, तो उनका रहने का क्या साधन है, क्या वहाँ पे हमारे पास उचित व्यवस्थाएं हैं सरकार की तरफ से, ये तमाम सरकार की तरफ से सभी योजनाओं में ये चीजें शामिल हैं। विश्व भर के श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। भाजपा सरकार की कोशिश ये है कि हम हर प्रकार से श्रद्धालुओं को सुविधाओं से युक्त उनकी यात्रा को सुगम बनाएं। नहीं, ठीक कह रही हैं आप, कोशिश तो होती है, सरकारों की मंशा होती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी चुनौतियां आती है। सरकार की तैयारी की बात हम उत्तराखंड की ही कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं लगातार। डॉक्टर सुनीता जी, एक बार फिर से आपका रुख करते हैं। ब्रेक पर जाने के पहले आपने संख्या की बात की थी, रिकॉर्ड की बात की थी। देखिए, अब आस्था का सैलाब है और वो तो उमड़ेगा ही। महाकुंभ की तस्वीरें हमने देखी हैं, तो इसमें क्या मान कर चलना है कि पिछले बार के तो रिकॉर्ड टूट ही जाएंगे। ऐसे में आपको लगता है कि सेंसिटाइजेशन, क्योंकि जो प्रशासनिक अमला होता है, पुलिस के अधिकारी होते हैं, उनको जो धर्मावलंबी आएंगे, जो श्रद्धालु आएंगे, उनके साथ एक हैंडलिंग, एक कनेक्शन बनाने की भी जरूरत होती है, क्योंकि हर कोई तो आपको अप्रोच करके अपनी समस्या नहीं बताएगा, कुछ पहल आपको भी करनी होती है। क्या इस दिशा में भी जो अमूमन सरकारें नहीं सोचती हैं, उस ओर आप सोच रही हैं? सुनीता जी से फिर हमारा संपर्क टूट गया। जी नहीं भाई सब अच्छा, मुझे आवाज आ रही है। ठीक है, बताइए सुनीता जी। सरकार, शासन प्रशासन जो है वो ठीक है, योजनाबद्ध तरीके से सभी श्रद्धालुओं को दर्शन कराते हैं, लेकिन जो आपने कहा कि और क्या व्यवस्था होती है, उसमें बहुत बड़ा जो रोल है वो हमारी ग्रामीण लोगों का रहता है। जो ग्रामीण व्यवस्थाएं होती हैं उनका हमें हर जगह सहयोग मिलता है। और ऐसे पूरे 4 धाम में आप देखें कि प्रत्येक रास्ते में ऐसे बहुत सारे विकल्प होते हैं कि अगर अमुक जगह पे कहीं रुकना पड़ गया तो हमारे पास वो सुविधाएं होती हैं। और स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई जरूरत होती है तो भी, क्योंकि देखिए देवभूमि उत्तराखंड है, यहाँ पे बहुत ही पहाड़ों में जो पहाड़ी हैं बहुत भोले भाले लोग होते हैं, मदद करने वाले लोग होते हैं, तो उनको ये होता है कि दूसरे का दुख हमारा दुख है। तो इस सेंस में बहुत सारे लोग जो है वो आगे बढ़ चढ़कर सेवा कर्म के माध्यम से जो है लोगों का सहयोग करते हैं, तो श्रद्धालुओं को जो है सहयोग करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें रहती हैं। और कहीं पे कोई जिस प्रकार से कई बार क्या होता है कि आपदा की जो स्थिति बन जाती है, या भारी वर्षा हो गई या बर्फबारी हो गई, तो ऐसे में सरकारी तंत्र तो जो चीजें हैं वो लिमिटेड है वहाँ पे, तो क्या किया जाए। तो ऐसे में हमारे पास ग्रामीण लोगों की सहायता से कौन से विकल्प रास्ते हैं जहाँ से हम विकल्प के तौर पे वहाँ से निकलें या उनकी मदद से जो है हम काम करें, ऐसी बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो इसमें बहुत बड़ा रोल उत्तराखंडियों का रहता है, जिसमें बढ़ चढ़कर यहाँ की जनता जो है हमें सपोर्ट करती है। और श्रद्धालु भी बहुत जो है यहाँ के लोगों की ईमानदारी, यहाँ के लोगों के प्यार, स्नेह और सहयोग से जो है उनको मिलता है, खुश रहते हैं और अपनी यात्रा को आनंदमय तरीके से पूरी करते हैं। तो इसमें मैं कहती हूँ कि देखिए ये पुण्य का कार्य है, इसमें आप कितना ऑब्जेक्शन विपक्ष जो है उठाएगा, विपक्ष को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि ये सरकार की एकमात्र ड्यूटी नहीं है। विपक्ष तो आगे आ रहा है, बोल रहा है कि आप लोग लेकिन सुझाव ही नहीं लेते हैं। आप लोग होटल ऑनर्स एसोसिएशन, टैक्सी ड्राइवर्स एसोसिएशन, इनके नुमाइंदे, महापंचायतों, इनसे आप लोग बातचीत ही नहीं करते हैं। आप लोग अपने प्रशासनिक अमले के साथ मीटिंग तो करते हैं, लेकिन जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं उनकी कहाँ सुनी जाती है? क्या ये सही है?
नहीं, देखिए ऐसा है, उसमें हमें भी आगे बढ़कर आना होता है। आप हाँ। समझते हैं कि सरकारी व्यवस्थाओं की लिमिटेशंस होती हैं, और अगर हम वहाँ पे इस तंत्र के माध्यम से काम करेंगे तो हम अपने लोगों को, जो हमने वहाँ ट्रेंड लोग रखे हैं, और जो चीजें होती हैं, क्योंकि कल को क्या होता है, कुछ भी ऊंच नीच होती है तो सीधा सरकार पर ब्लेम आता है। तो हमको अपनी ड्यूटीज पहले करनी है, लेकिन स्थानीय लोगों का, उनके सुझावों का हमेशा आदर होता है। जो विपक्ष है, वो भी, विपक्ष के बहुत सारे नेता, जो मैं आपको बताऊं कि बढ़ चढ़कर आगे आते हैं, लेकिन ऑन एयर बोलने से कतराते हैं। मुझे नहीं लगता कि विपक्ष में ऐसा कोई नेता होगा जो वहां पे हमारे धार्मिक संस्कृति और हमारे आध्यात्म के लिए कोई अच्छा काम हो रहा है तो कोई पीछे हटता होगा। सभी लोग आगे आते हैं, लेकिन ऑन एयर बोलने में इनको इसलिए तकलीफ होती है कि भाई दिल्ली ना पता चल जाए कि तुम लोग तो जी उन्हीं को सपोर्ट करने लग गए हो। ये इनकी मजबूरी है, भाजपा की कोई मजबूरी नहीं है। भाजपा चाहती है प्रत्येक व्यक्ति आगे आए, सबको सहयोग करे, और सभी की यात्रा मंगलमय हो, आनंदमयी हो, सबको दर्शन लाभ जो है मिले। ठीक है बिष्ट साहब, क्या सब कुछ इतना सरल और इतना कॉर्डियल है सरकार के तरफ से, चाहे बात आपके साथ सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन, सुझाव के आदान प्रदान की हो या फिर व्यवस्थाओं की हो? क्योंकि सालों से मैंने आपको कहा था ये चलते हुए आ रहा है। आपको लगता है कि और कुछ बेहतर होना चाहिए था, या सरकार ऑन पेपर सब कुछ अच्छा करती है लेकिन अमली जामा पहनाने में कुछ कसर रह जाती है? निश्चित तौर पर सरकार और सिस्टम जो है मनमानी की तरीके से, जिस तरीके से चारधाम यात्रा को चलाना चाहता है, उस मनमाने रवैये के कारण ही सारी जो है दिक्कतें होती हैं, व्यवस्थाएं गड़बड़ाती हैं, और उसी का खामियाजा श्रद्धालुओं को भी भुगतना पड़ता है। और स्थानीय युवा जो व्यापार कर रहे हैं, जो चारधाम यात्रा के भरोसे हैं, उनको भी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, और इसीलिए जो है विरोध भी देखने में आता है। और लगातार मैंने कहा कि अगर सरकार और सिस्टम उदार रवैये के तहत अगर सभी स्टेक होल्डरों को विश्वास में ले, उनके सुझावों को शामिल करे और मनमाने तरीके से चारधाम यात्रा को ना चलाए, तो ये यात्रा तो युगों युगों से चल रही है, व्यवस्थित तरीके से चलेगी। निश्चित तौर पर उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था भी जो है इस पे निर्भर करती है, तो हर कोई चारधाम यात्रा का इंतजार करता है। हमारे नौजवान जो है इसका इंतजार करते हैं, सभी चारधाम यात्रा में सहयोग देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन सिस्टम का जो अड़ियल रवैया है, सिस्टम की जो मनमानी है, उसके कारण व्यवस्थाएं नहीं बन पाती है। अभी भी जो मैंने आपको पहले कहा कि जो चारधाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन और डिक्लेरेशन की जो बाध्यता रखी गई है, उसका विरोध हो रहा है। उसमें जो है आप स्टेक होल्डरों के सुझाव क्यों नहीं लेते हैं, और आप जो है केवल एक ही जगह पे रजिस्ट्रेशन जो कर रहे हैं, भाई वो रजिस्ट्रेशन गुप्तकाशी में भी हो सकते हैं, वो जो है यमुनोत्री से पहले भी हो सकते हैं, गंगोत्री से पहले भी हो सकते हैं। तो अगर उसका सरलीकरण करेंगे तो श्रद्धालुओं को समस्या नहीं होगी। पिछली बार आपने देखा कि हजारों श्रद्धालु जो है हमारे तीर्थों तक पहुंचे, लेकिन दर्शन नहीं कर पाए, उनको वापस लौटा दिया गया। तो वो जरूर जो है निराश हुए हैं, उससे जो है प्रदेश की छवि भी खराब होती है, और जो हमारा स्थानीय जो युवा वहां पर कारोबार कर रहा है वो भी प्रभावित होता है। और यही इम्पोर्टेंट है बिष्ट साहब, आपको लगता है कि जो ह्यूमन वैल्यू होती है, चलिए सरकार तो सरकार चलाती है, लेकिन उसको क्रियान्वित करने के लिए अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं। आपको लगता है जो ह्यूमन डीलिंग के लिए एक इमोशन होना चाहिए, आगे बढ़कर हाथ बढ़ाने की जरूरत होनी चाहिए, ना कि कोई आपके पास पहुंचे तभी सुने, आपको लगता है इसमें थोड़ी कमी और ये बेहतर होना चाहिए? नहीं, देखिए जहां तक जन सहयोग की बात है तो उत्तराखंड तो देवभूमि है, और यहाँ के लोग हमेशा अतिथि देवो भव में विश्वास करते हैं। जो भी श्रद्धालु आते हैं, मुझे लगता है तन मन धन से, समर्पण से लोग उनकी सेवा करते हैं। लेकिन सिस्टम की जो लापरवाही है, सिस्टम की जो मनमानी है, सिस्टम का जो अड़ियल रवैया है, उसके कारण स्थानीय लोगों को भी परेशानी होती है, और श्रद्धालुओं को तो होती ही होती है। और श्रद्धालु अगर कटु अनुभव लेकर के हमारी देवभूमि से जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो है पूरे देश के अंदर हमारी छवि खराब होती है। तो हर कोई जो है उत्तराखंड वासी इस चीज का ध्यान रखता है कि पूरा सहयोग किया जाए। लेकिन अगर सिस्टम जो है पेचीदगियां पैदा करेगा, अपना अड़ियल रवैया अपनाएगा, तो कैसे आप बताएं फिर व्यवस्थाएं सुधरेंगी? फिर तो व्यवस्थाएं गड़बड़ाएंगे। और जो श्रद्धालु आते हैं, ये नहीं कि सारे पढ़े लिखे हों, ये सबको जो है सिस्टम की जानकारी हो, भाई वो सारे ऑनलाइन उसमें एक्सपर्ट हो। सही बात, उनको आज भी ऑनलाइन सिस्टम की जानकारी नहीं है, तो वो ऑफलाइन सिस्टम के भरोसे आते हैं। तो उसका जब तक सरलीकरण नहीं होगा कुणाल जी, तब तक व्यवस्थाएं नहीं बनेंगी। और ये सिस्टम को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये विविधताओं का देश है, और
जो है देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। आप जब चार धाम यात्रा पे आएंगे तो बहुत से श्रद्धालु ऐसे कि अपनी ही गाड़ी करके आते हैं, उसमें अपना राशन लेके आते हैं, अपना चूल्हा बर्तन लेकर के आते हैं। तो वो बेचारे जो है नहीं है ऑनलाइन के सिस्टम में एक्सपर्ट, तो उनको बड़ी परेशानियां होती हैं। तो निश्चित तौर पर ये सारी चीजें सिस्टम को समझनी होगी और स्टेक होल्डरों के सुझाव में बार बार कह रहा हूँ, उनके सुझाव में अभी भी कोई ज्यादा चीजें हाथ से नहीं निकली है। हाँ। अगर सिस्टम उदार रवैया अपनाएगा तो व्यवस्थाएं बनेगी। ठीक है, ठीक है, यात्रा व्यवस्थित रूप से चलेगी। ठीक है, इसका मतलब सरलीकरण और सामंजस्य यदि दोनों एक साथ हो जाए तो फिर व्यवस्थाएं बेहतर जरूर होंगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, अब चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है। 30 अप्रैल से इसकी शुरुआत हो जाएगी और उसके पहले तैयारियों का यह पूरा सिलसिला, क्या हर एक कोनों को इस सिलसिले के माध्यम से समेट लिया जाएगा, व्यवस्थाएं व्यवस्थित कर दी जाएंगी ताकि परेशानी श्रद्धालुओं को ना हो, यह देखने वाली बात होगी। पक्ष विपक्ष में आज बस इतना ही। नमस्कार।